अशोक आनंद आप सम्मानीय अतिथियों और सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द कम पड़ेंगे यदि हम इस आह्लाद को व्यक्त करने की कोशिश भी करें। हम अपने प्रबुद्ध प्रज्ञ मनुष्यों को उपस्थित समाज की ओर से आदर देंगे। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि संस्था के आजीवन सदस्य और भावी प्रबंधक भी कह सकते हैं सिद्धार्थ अशोक हमारे मंचासीन सभी महनीय जनों को पुष्प गुच्छ देकर सबकी ओर से आदर दें। और मैं अनुज मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा कि परंपराओं का निर्वाह करते हुए माननीय अतिथियों को अंग वस्त्र देकर अंग वस्त्र पहनाकर यहाँ उपस्थित समस्त समाज की ओर से आदर प्रकट करें। मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। आयोजक मंडल के सदस्य और संस्था के आजीवन सदस्य भाई राम प्रसाद जी संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक एशिया के आलोक सभी को प्रदान कर प्रतीकात्मक उपहार दें इस नए वर्ष में। चौहान स्टेशनरी के संचालक और पूनम एकेडमी के संस्थापक, खेल के लिए समर्पित शख्सियत भाई मुन्नालाल चौहान मंचासीन सुधीजनों को अपनी ओर से नववर्ष की डायरी और लेखनी प्रदान करेंगे। आयोजक मंडल के प्रमुख भाई मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि स्वागत भाषण करते हुए इस अवसर पर अपनी संक्षिप्त अभिव्यक्ति में आदरणीय मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। यहाँ उपस्थित अग्रजों को चरण स्पर्श है, हम उम्रों को प्रणाम है और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। आज का दिन कई वजह से काफी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1957 में
पहली बार इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आई। आज का दिन नववर्ष का प्रथम रविवार लेकर आया है और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन शहर के तमाम जाने माने गणमान्य व्यक्ति एक पुस्तक के विमोचन और हरि भैया के काव्य पाठ को सुनने के लिए यहां आए हैं, इसलिए भी ये दिन काफी विशेष है। मैं सोच रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। काशी में बहुत पहले एक साधु आया, वो एक पैर से लंगड़ा था। एक झील के किनारे उसने डेरा डाला और एक उसने आम का पेड़ लगाया हुआ। वो झील और वहां की पूरी जमीन मोतीचंद गुप्ता जी नामक व्यक्ति के अधीन थी। जब आम के पेड़ पे मंजरी आई, आम आ गया, तो वो साधु मोतीचंद गुप्ता जी के करीब पहुंचा और कहा कि मैं तो ठहरा फकीर, रंगता जोगी बहता पानी। राजा साहब, इस पेड़ की परवरिश आप अब कीजिए। और बहुत समय के बाद चलकर वह पेड़, उसका आम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ बनारस के लंगड़ा आम के रूप में। क्योंकि मोतीचंद जी थे, झील था, लिहाजा उस स्थान का नाम पड़ा मोती झील। एक जिसने उनके धर्म का प्रचार प्रसार किया, सम्राट अशोक, और दूसरा बुद्ध के चचेरे भाई आनंद। मैंने सुना नहीं कहीं ये दोनों नाम एक साथ जुड़ते हो, लेकिन यहां पे ये दोनों नाम जुड़े हैं। शख्स पीछे खड़ा है, अशोक आनंद, जो इस पूरे आयोजन के केंद्रीय बिंदु में शामिल है। मैं बचपन में पढ़ा करता था एक कहावत, बिन भोजन भजन न होई गोपाला। लेकिन इस पूरी कहावत को आज चरितार्थ होते हुए मैंने देखा। आपने महसूस किया होगा, पहले आपने भोजन किया है, अब उसके बाद जो होना है वो होगा। तो भोजन तो हो गया, उसके बाद की कार्रवाई होगी। और एक ऐसा शख्स जिसको मैंने शास्त्री घाट में बोलते हुए सुना था, कहते हैं बनारस अपने खाट बेलौस अंदाज के लिए जाना जाता है। किसी बात को कहने से कोई चूकता नहीं यहां पे, और वो बेलौस बेबाकी मैंने देखी थी उस शास्त्री घाट के ऊपर, और सबको निरुत्तर कर देने की क्षमता, जानकारियों के इंसाइक्लोपीडिया। अगर आपको जानकारियां चाहिए तो वाराणसी में बाहर से आने वाला कोई भी पत्रकार सबसे पहला पता पूछता है अमिताभ भट्टाचार्य। हमारा मंच गौरवशाली है कि वो हमारे बीच यहां उपस्थित है और हम उनका भी स्वागत खैर मकदम करते हैं। और अंत में मित्रों, ऊपर वाले ने 3 समय अवधि इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन के लिए दिया। कहा तुम्हारा अतीत तुम्हारे खट्टे मीठे अनुभव की एक जागीर है, जितना समय चाहो जिलो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सुखद सपनों की पूरी दुनिया है, तुम्हारे पे निर्भर करता है कितना समय वहां एक्सपेंड करो, कितना समय व्यतीत करते हो। और फिर कहा उस ऊपर वाले ने, ये एक ऐसी समय अवधि जहां दुख हो ही नहीं सकता। आप चाहे जितनी ताकत लगा लें, उस समय अवधि में दुख नहीं हो सकता। वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद ही होता है, और वो समय अवधि है वर्तमान की, जहां हम बहुत कम समय के लिए होते हैं। तो ऐसे तीनों समय अवधि में अपना समय व्यतीत करने वाले यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, और उन सभी का एजुकेशनल सोसाइटी अशोक मिशन के द्वारा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तेमाल है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत के इस क्रम को यहां समाप्त करते हुए मैं पुनः अशोक आनंद जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आगे के कार्यक्रम को वो संचालित करने की कृपा करें। अशोक आनंद जी। श्रोती जनों, आइए पुस्तक विमोचन की ओर बढ़ें।
दायरे में सिमटकर क्या पाया, दायरे में सिमटकर क्या पाया, घर से निकला तो जहां पाया। बात यहीं तक नहीं है, बात इससे आगे तक जाती है कि धूप में निकलो, बारिशों में नहा कर देखो। धूप में निकलो, बारिशों में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। इस धरती के बहुरंगी रूप को के दर्शन करने वाले डॉक्टर राम सुधार सिंह के नाम से जाने जाते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। धरती तेरे कितने रूप पुस्तक के रचनाकार, अपनी यात्रा कथा को शब्द देने वाले शिल्पी से हम सब परिचित ही हैं। उनके व्यक्तित्व कृतित्व से हम सब प्रभावित हैं, चाहे किसी विषय को केंद्र में रखकर उसकी अभिव्यक्ति हो अथवा मंच का संचालन हो, चाहे अपने विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन हो या पत्र पत्रिकाओं का संपादन हो। डॉक्टर राम सुधार जी सब में पारंगत हैं, सब कुछ अद्वितीय होता है। और आज जो पुस्तक लोकार्पित होगी उसकी समीक्षा को उपस्थित विद्वंजन करेंगे ही। सबकी ओर से बधाई है डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को। हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रकाश उदय जी। हमारे मंच पर और सभागार में उपस्थित आप सभी को बहुत आदर के साथ संबोधित करता हूँ। राम सुधार जी एक लोकार्पित व्यक्ति हैं और उनकी पुस्तक का लोकार्पण है, और संयोग से जिन्हें हम लोग लोक पुरुष कहते हैं, हरि भैया, उनकी गवाही में यह लोकार्पण है। और इसमें जो यात्रा है वो भी एक तरह से लोक यात्रा है, मैनुअल है। मुख्य यात्रा साइकिल पर है और जो पैदल और साइकिल पर यात्राएं होती हैं वो लोक यात्राएं ही हैं। फिर लोक अध्ययन के विशारद हैं हमारे प्रधान जी, वो भी हैं, और सब लोग लोक से जुड़े हुए ही यहाँ हैं। और अशोक जी ने इस पूरे उत्सव को लोक उत्सव में बदल दिया है। तो चारों तरफ लोक ही लोक है। लोकत्रयपुर मूलस्तंभम लोकालोक मनालोकम लोकेशम परमेशम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। तो मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी है कि अशोक जी ने कहा है कि शुभकामना देकर छोड़ देना है। असल तो हम लोग वरुणा पारीण लोग हैं, तो मैत्री है। और राम सुधार जी हमेशा हर समय किसी भी विषय पर आधा घंटा बोल देने के लिए तैयार होते हैं और समझते हैं कि हर कोई बोल देगा। मुझसे भी आते ही उन्होंने कहा कि आपको बोलना है, लेकिन अशोक जी ने उबार लिया है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने सबसे अच्छी टिप्पणी मैंने ही की थी इस किताब पर। किताब छपने के पहले पाठक मैं था, पूरी किताब का पहला पाठक, और उन्होंने पूछा था कि इसे छपना चाहिए कि नहीं, और मैंने कहा था कि छपना चाहिए, प्रकाशित हो ही जाना चाहिए। और प्रधान जी से भूमिका लिखाई जाए, इसमें भी मेरी भूमिका थी, तो वो उपस्थित हैं। तो ऐसे में सबकी तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधान जी कहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आदरपूर्वक बुलाना चाहता हूँ आदरणीय रामानंद तिवारी जी को। आदरणीय डॉक्टर राम सुधार जी को शुभकामनाएं दें और दो शब्द कहें। सभी को प्रणाम। आज जो राम सुधार सिंह जी की कृति है वो भी यही है कि भाई हम सब
धरती माता के ही पुत्र पुत्री हैं और क्या है। और फिर उनकी जब हमें नियाग्रा की कविता पढ़ता हूँ तो क्या सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। मैं तो कहूँगा कि उसका पाठ डॉक्टर साहब जरूर करके हम लोगों को सुनाएं। इसी के साथ में मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। और मंच पर उपस्थित बड़े भाई अमिताभ भट्टाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय अमिताभ भट्टाचार्य जी। श्रद्धेय मंच और सामाजिक कर्मी, 1000 लोग अगर बेसुरे हों और तानसेन जयंती मनाते हों तो जितना कष्टदायी है उससे 10,000 गुना अधिक सुखदायी है 100 लोग सुशिक्षित हृदयवान एक साहित्य के सभा में उपस्थित हैं। मैं इस किताब को इसके जन्म के पहले नहीं जानता था। कई लोगों ने कहा कि छपने के पहले पढ़ चुके हैं तो वो एकेडमिक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इस पुस्तक के विमोचन के बाद मैं इसको पढ़ूंगा। जब मुझे पता चला प्रोफेसर अवरेश जी इसकी भूमिका लिखती हैं तो मुझे लगा कि बनारस में ऐसे तो स्वाद ग्रंथि अभाव युक्त लोग ही अधिक हैं। खाद्य अखाद्य के बोध बहुत कम लोगों में है। अवधेश जी को ये बोध है। उन्होंने जब भूमिका का अवतरण किया है निसंदेह ये श्रेष्ठतर रचना है। ऋग्वेद में बोला चरण वही मधु विंदती, जो पहल करेगा वही अमृत पाएगा। यात्रा मूलतः एक पहल है। पूर्व वक्ता ने चरेवेति शब्द का प्रयोग किया, इसी श्लोक के अंतिम में है चरणतः चरेवेति, जीवन का मंत्र है आगे चलना। इस मंत्र को भारत के लोग कम सुने होंगे, यूरोपीय लोग अधिक सुने। अंग्रेजी साहित्य में इसके 2 उदाहरण हैं। रॉबर्ट फॉर्ड्स ने लिखा माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ब्राउनिंग ने लिखा नॉट सिट नॉट स्टैंड बट गो। इस पुस्तक में यात्रा है और यात्रा महज पैर से नहीं है। आंख कान समस्त ज्ञान के इंद्रियों को खोलकर यात्रा करने वाला ही पति होता है। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के अभाव युक्त दुर्दिन में ये पुस्तक एक वृक्ष छाया बने। आभारी हैं आपकी उपस्थिति और आपके उद्बोधन के लिए। जीवन का मंत्र है आगे चलना। मैं चाहूंगा गुरु जी आदरणीय हरिराम द्विवेदी जी आशीर्वाद दें इस अवसर पर। आदरणीय मंच और यहाँ पर श्री सुधीर भाई राम सुनार जी मुझे बहुत प्रिय है और ये किताब मैंने पूरी पढ़ी तो एक बार शुरू किया तो कोई अगर बीच में काम आया कोई ग्लास इतना खराब लगता था कि मैं कितना पढ़ते हैं। जैसे कहानी रोचक कहानी पढ़ी जाती है उससे और वो धरती तेरे कितने रूप कितने रूप आए, कहीं दूसरा बन जाए, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं वो सब इस तरह से यार इतना अच्छा लगा। पढ़ने के बाद मैंने इनको फोन किया कि भैया ऐसा लग रहा है कि सब कुछ देख रहे हैं हमारे सामने, ऐसा महसूस हुआ। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं विनम्र निवेदन करता हूँ प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी से कि हमें आलोकित करें इस अवसर पर। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय पंडितराम द्विवेदी जी, आयोग पंजाब भट्टाचार्य जी और आदरणीय तिवारी जी और इस ग्रंथ के शिल्पी रचयिता भाई डॉक्टर राम सुधाकर सिंह जी, इस पूरे अनुष्ठान के यजमान भाई अशोक आनंद जी और भाइयों और बहनों, धरती तेरे कितने रूप, ये पुस्तक सचमुच इसका आना भी एक यात्रा जैसा ही आनंददायक है और इसकी भी एक कहानी है। मुझको हमारे मित्र प्रोफेसर सुधाकर सिंह जी ने बताया कि आप डॉक्टर राम सुधाकर सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं। अरे मैं यही का हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। बोले अरे आप नहीं जानते, वो पूरा भारत यात्रा करके देख, हमने कहा ये मैं नहीं जानता। बोले तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आप नहीं जानते। उनसे मुझे मालूम हुआ उनके इस यात्री रूप का। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही गोष्ठियों में बैठे बैठे बात करता रहा मैं। हमने कहा आपने जो यात्राएं की थी उसका विवरण वगैरह कहीं लिखा है कि नहीं। बोले डॉक्टर साहब मैं रोज डायरी लिखता। उन्होंने कहा तो अपने पास रखा क्यों है आपने? ये सबका है, जो यात्रा का अनुभव है ये जैसे धरती सबकी है, तो उसका जो अनुभव है हमको इस समाज ने लिखना पढ़ना सिखाया है, ये अनुभव भी सब तक पहुंचना चाहिए। और इस मामले में यूरोप ने साधना की, उन्होंने यात्रा भी की और वो अनुभव को बांटा और उसमें उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, शिक्षा का उसको अनिवार्य अंग बना यात्रा को। और सोवियत संघ ने तो जन शिक्षा का अनिवार्य अंग बना दिया। यानी किसानों को भी घनघोर ठंड के समय में जो कुछ समय छुट्टी मिलती थी, वो अवकाश होता था बाकायदा सरकारी स्वीकृत अवकाश, उस अवकाश में वो यात्रा कर सकते थे। उस यात्रा के लिए सरकार खर्च देती थी, उनके लिए बाकायदा जगह जगह गेस्ट हाउस बने हुए थे। और इसीलिए हर 10 गांव के, 20 गांव के, 50 गांव के बाद एक संग्रहालय होता था, जिसमें कृषि के बारे में, कहीं कहीं विज्ञान के बारे में, कहीं कहीं उस अंचल के पुरातत्व के बारे में, कहीं कहीं वहाँ के इतिहास के बारे में, कहीं कहीं वहाँ की चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में अद्भुत संग्रह होता था। और इस तरह उन्होंने विद्वानों को ही नहीं, पूरी जनता को ही शिक्षित किया। और इसके बारे में मैंने कैसे जाना? यात्रा विवरण के लिए जाना। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 70 साल की उम्र में 1935 में यात्रा की थी सोवियत संघ की, और वो रोज लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे अपनी बहू को, सुरेंद्रनाथ का जो और दूसरे मित्रों को लिखते थे। और उन्होंने अपने पास हिसाब रखा कि किसको किसको हमने चिट्ठी लिखी है, और लौटने के बाद वो सारी चिट्ठियां उन्होंने जुटाई और वो पुस्तक छपी, रूस की यात्रा। अद्भुत कृति। उसमें उन्होंने इतनी माइन्यूटली, इतनी सूक्ष्मता से सोवियत संघ में शिक्षा का कैसे प्रसार हो रहा है, जिनकी 7 पौड़ी 14 पीढ़ियों ने कभी क ख ग नहीं जाना, उनके यहाँ कैसे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, वह सब उन्होंने विस्तार से लिखा था। उसी में ये सब दिया। हमारा देश भी किसी जमाने में इसी तरह से शिक्षा का उसने अंग बनाया, यात्रा को
जिसके सबसे महान प्रतीक हमारे भगवान बुद्ध हैं। और उन्होंने भिक्षुओं से कहा, एक कोई किसी भी दिशा में 2 भिक्षु नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को दुख है, बहुत लोग भूखे और प्यासे हैं, बहुत लोगों को इस संदेश की जरूरत है। इसलिए एक दिशा में, एक रास्ते पर एक ही भिक्षु जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कवर किया जा सके। और बौद्ध भिक्षुओं ने यात्रा का रिकॉर्ड बना दिया। पूरा एशिया आज जो है, ये पुस्तक आज बहुत अच्छे अवसर पर, मैंने सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन और आज एशिया का आलोक, उसका हिंदी का भी अनुवाद तिवारी जी ने हम लोगों को दिया। तो ये जो एशिया की ज्योति है भगवान बुद्ध, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम तो यही यात्रा। आदरणीय पंडित अमिताभ भट्टाचार्य जी ने कहा, चरण वही मधुरिंद, हमेशा चलते हुए ही इस जीवन में जो कुछ मधु है, जो कुछ अमृत है, उसका संचय चलते हुए यात्रा कर। हम सब लोग अपने अपने घरों से निकले और यहाँ तक पहुंचे हैं, सब लोग। तो कुल मिला जुला के प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी ने, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि मैंने कह तो दिया, लेकिन डायरी मैंने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा अचानक कर्मयोगी हैं, पता नहीं चला कब हुआ, लेकिन जब हो गया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब वो किताब एकदम छपने जा रही है, तो थोड़ा सा 2 शब्द उस पर लिख दें। तो अब नया अभी तो टेलीफोन करना हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था, फिर थोड़ा व्हाट्सएप पढ़ना सीखा, फिर ईमेल पढ़ना, और इसी में तब तक लॉकडाउन लग गया। और इस लॉकडाउन में बेटे तो पकड़ में नहीं आते, बहुओं ने मुझे डांट के सिखाया और पढ़ाया। पापा यू आर बैड स्टूडेंट, अब रोज भूल जाते। तो उसने जो सिखाया पढ़ाया था, उसी के जरिए ऑनलाइन मैंने यह पुस्तक, उनका थोड़ा सा शुरू में अंत में पढ़ के 2 शब्द लिख लीजिए बस ऐसे ही। लेकिन जब मैंने, जैसा कि आपने कहा, जब पढ़ना शुरू किया उसको, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा उसे, मोबाइल में पढ़ा, लैपटॉप पर भी नहीं, क्योंकि लैपटॉप वो अब तब तक मुझे आता नहीं था। तो उसी में पढ़ा, लेकिन कई बैठकों में, लेकिन निरंतर पढ़ते रहने से उसकी भी एक यात्रा ही थी। और वो जो यात्रा का सुख था, वो शब्दों के माध्यम से मुझ तक जो पहुंचता रहा, तो मुझे लगा कि 2 शब्द लिखना तो अन्याय हो, इसलिए शीर्षक तो मैंने 2 शब्द ही रखा लेकिन मैंने फिर जी भर करके उस पर लिखा। तो हिंदी की ये विशेषता है जो भोजपुरी से हम लोगों में आई है, कि हम लोग कहते 2 शब्द हैं, लेकिन 2 घंटे तक बोलते हैं तो ये हम लोगों की संस्कृति में है। हाल चाल पूछते हैं और कुछ देर तक दरवाजे पर भी बात करते हैं, तो ये हम लोगों के संस्कार में है। तो मैं अपने को रोक नहीं सका और मैंने क्षमा मांगते हुए कहा, भैया 2 शब्द तू लिख ले, करे बहुत ज्यादा लिखते रहे वाणी, वो जितना काटे को ही काट दे। तो हमने इसी तरह ऑनलाइन ही स्कैन करके भेज दिया और आपने उसे, तो ये ऐसा नहीं कि मैंने उस रचना पर कोई अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया, बल्कि रचना ने ही हमें खींच करके इस तरह से उसने मुझसे लिखवाया है। इसका मतलब वास्तव में जो कुछ उन्होंने देखा, जो गरीबी देखी और प्रकृति की जो समृद्धि देखी, जो सौंदर्य और वैभव देखा और जो पूर्वता देखी, वह सब का सब, और जानकारी भी। यानी हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ मीठा बोलते हैं, मीठा नमक को बोलते हैं। गुजरात जहाँ नमक बनता है वहाँ उसको मीठा बोलते हैं। तो एक तरह से हम सब ने गुजरात का नमक खाया है और हम उसको चुका रहे हैं। तो इस यात्रा से हमने पढ़ा, अगर ये यात्रा करना हमारी राजनीति के लोग सीख जाते हैं, आज की पुराने लोग तो करते थे। स्वामी सहजानंद किसानों ने भी चाहते थे, उन्होंने कर रखा था
कि अगर मैं मीटिंग में न पहुंचूं तो जानना कि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी लाश पहुंचेगी। और दौड़ती थी, मीलों दौड़, सैकड़ों लोग स्वामी जी आ रहे हैं, दौड़े दौड़े 400-400 500 लोग एक साथ दौड़ते हुए सभाओं में पहुंचते थे। ऐसे हमारे देश के नेता थे, बुद्ध के अनुयायी, एक झोपड़ी तक पहुंचे और इस देश को खड़ा किया। लेकिन अब लोगों से दिल्ली से लेके सिंघू बॉर्डर तक जाते नहीं बनता, टिकरी बॉर्डर तक जाते नहीं बनता। यात्रा लोगों से लोगों को जोड़, केवल तिरंगा झंडा फहरा देने से यह देश एक नहीं हुआ है। यह देश एक हुआ है यात्रा करने से, एक एक से मिलने से, एक एक से बात करने से। तो ये साहित्य पढ़ते हुए केवल ऐसा नहीं है कि हम हिंदी भाषा और उसका शिल्प और शब्द यह सब केवल नहीं जानते, इसके जरिए देश को जानते हैं। और जितना ही देश को जानते हैं उतनी ही हमारी देशभक्ति बढ़ती है। कुछ लोगों ने देशभक्ति का ठेका ले रखा है, वो लोग देशभक्ति को बहुत सकरी चीज बना रहे हैं, उसको कुछ सौदा वौदा टाइप बना रहे हैं। देशभक्ति तो हमारे रक्त में समा है, हमारे लोगों ने बलिदान दिए। तो ये जो देशभक्ति है वो केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि वास्तव में रोज रोज की यात्रा से, रोज रोज के परिचय से, रोज रोज उसके लिए मूल्य चुकाने की वजह से ये देशभक्ति खून में समाई है, संस्कार में समाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये धरती तेरे कितने रूप, ये हमारे ही देश की और हमारी इस पृथ्वी। वेदों में किसी एक देश का नाम नहीं है, पूरा एक सूक्त ही है, पृथ्वी सूक्त। सारी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह, पूरे एक देश की। हमारी देशभक्ति इस चीज से रोकती नहीं है सारी दुनिया से, लेकिन हमारी देशभक्ति इसकी मांग जरूर करती है कि हम जो अपना देश है इसको बड़ा बलिदान चुका करके ईस्ट इंडिया कंपनी से ही नहीं, उनके तमाम आका लोगों के चंगुल से पिछुड़ा के लाए। अब हजार कंपनियों के चंगुल में अगर देश जा रहा हो तो धरती तेरे कितने रूप जैसी रचनाएं हमें यह बताती हैं। धरती के इतने रूप हैं, इतनी समृद्धि है, इस समृद्धि को 100 कंपनियों का गुलाम होने से बचाओ। साहित्य का ये मूल्य। तो धरती तेरे कितने रूप को पढ़ते हुए बार बार अपने ही देश को देखते हुए, देश को बार बार, और इतना गर्व का अनुभव होता है। ऐसी है हमारी धरती, ऐसे हैं हमारे लोग। बुंदेलखंड जैसी धरती है, पत्थर के भीतर से किस तरह से अन्न उगा रहे, किस तरह से हम तक ऐसे, हम जो कुछ हमारे पास है इसमें से कोई चीज हमारी नहीं है। न कपड़ा और जितने शब्द हैं ये भी लोगों ने सिखाए हैं। सब कुछ इसी लोगों का दिया हुआ है, इसी धरती का दिया हुआ है। तो इस धरती का जो ऋण है वो केवल वक्तव्यों से, कुछ संदेशों से, कुछ कानून बना देने से नहीं चुकाया जाता। साहित्यकार इसी तरह यात्रा करता है, अनुभव जुटाता है, शब्दों के जरिए उस अनुभव को बांटता है, और इसके जरिए जो देशभक्ति बढ़ती है, जो संस्कार बनता है, देश उससे बनता है। उस कड़ी में मैं इस रचना को देखता हूँ। हम सब लोगों को उसी कड़ी में ही इस चीज को देखना चाहिए। वो एक चलता था NCERT में ही शायद, नो योर लैंड, नो योर पीपल। इस धरती को जानो और इस धरती के लोगों को जानो। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, ये जानना ही चाहिए। बहुत पहले अनेक कॉलेजों में मैं जाता था परीक्षाओं में, देहाती कॉलेजों में। मैं आपको ये बुरी खबर सुना रहा हूँ, और ये बुरी खबर हम लोगों के घरों में भी अब आ गई है, इसलिए बता रहा हूँ, दुख होता है। रास्ते में दादा बता रहे थे कि बंगला और हिंदी के अनेक मुहावरे अब बच्चे नहीं समझ पाते। तो बच्चे परीक्षा के लिए आ रहे थे। हाँ बोलो, कौन सी कहानी पढ़ी है? प्रेमचंद मुझे बहुत पसंद। कौन सी कहानी पढ़ी? पूस की रात। बताओ पूस कब पढ़ता है? नामवर सिंह ने ये कहा है, रामविलास, हमने कहा वो सब बंद करो। पूस कब पढ़ता है ये बताओ।
कोई लड़का लड़की, ये सब गांव के बच्चे पूस कब पड़ता है ये नहीं जानते, 12 महीने हिंदी के नहीं जानते। ये है धरती तेरे कितने, क्योंकि शुरू में ही जान लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं ये लोग कुछ नहीं जानते, इनसे हमको कुछ नहीं जानते, जबकि वो 2700 नक्षत्र जानते हैं, हवा देख के पहचान जानते हैं कि बारिश होने वाली है। और जो लोग गेहूं और जौ की पत्ती देख के अंतर नहीं कर सकते, वो लोग कह रहे हैं किसानों के फायदे के और दुगनी आय बनाने के 3 कानून पास कर, झटके से पास कर। ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार। तो हम लोग तो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों को क्या, हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं, हमारे पास केवल शब्द हैं। हम इस अहंकार को दबित करना, इसको तोड़ना, गलाना, आदमी बनाना, ताकि धरती को प्यार कर सके, धरती के हर रूप को प्यार कर सके। यही देशभक्ति का जो सच्चा रूप है, उसकी जमीन तैयार करना ही हम लोग कर सकते हैं। और भाई राम सुधार सिंह जी ने उसको बखूबी किया है। इतने व्यस्त जीवन में पेंसिल से वह सब लिखा हुआ था। मैं चकित रह गया कि 30-30 मील साइकिल चलाने के बाद शाम को वो कैसे आदमी लिख पाएगा, और वो सारा दिन भर का याद किया हुआ उन्होंने उतारा है महीना भर तक। और जब लौटे हैं और देखा है अपने बच्चों को और पत्नी को, कहा कि ये लोग हैं जिन्होंने इतने दिनों की कीमत चुकाई है, तभी मैं ये सब देख सका और सुन सका। कुल मिला के उसकी भीतर कहानी भी है, कविता भी है, और ठहर ठहर के बढ़िए तो एक बहुत आनंद आता है, रस आता है। अब कविताएं होनी है, अच्छा है कि काव्य पाठ हो, और मैं तो गुण गाता ही जाऊंगा भाई राम सुधार सिंह जी के, क्योंकि उस रचना ने मुझे प्लावित किया है, तो मैं तो उच्चारण की तरह से उसको गाता जाऊंगा, उसका उच्चारण करता जाऊंगा। और आप ये शिष्टाचार पे क्या करेंगे, सुनते हैं, तो बस अब हम लोग कविताएं सुनते हैं, और भाई अशोक आनंद को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुख्य अतिथि महोदय के शब्दों में कि जीवन में जो मधुर है हम यात्रा से बटोरे, सारी दुनिया ही हमारा परिवार है और सब कुछ इस धरती ने दिया है। देश को जानना ही देशभक्ति है। हम आभारी हैं अपने मुख्य अतिथि के आशीर्वचनों के लिए। इसके पहले कि हम लोग अध्यक्षीय उद्बोधन से लाभान्वित हो, मैं चाहूंगा कि बहुत ही संक्षेप में अपने उद्गार दें डॉक्टर राम सुधार सिंह जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अक्सर बनारस के अपने मित्रों से कहा करता था कि मैं 1968 में 1968 में एक टीन का बक्सा दबा करके इंटर में पढ़ने आया यूपी कॉलेज में, एक किसान के घर से। और इस शहर ने, इस राजर्षि जी के आशीर्वाद ने, इस शहर के लोगों ने मुझे इतना दिया, सब कुछ दिया, भर दिया, नाम दिया, यश दिया, एक रहने को छत भी दिया, लेकिन इतना आशीर्वाद मिलेगा इसका पता आज चला है। भरपूर आशीर्वाद आज अपने लोगों से मिला। मैं इसका सचमुच इस पुस्तक का लोकार्पण जैसा कुछ भी नहीं कराना चाहता था, क्योंकि शहर में मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ, जितने लोकार्पण होते हैं वहाँ राम सुधार सिंह जरूर जाएंगे, और मैं जाता था और जिसकी पुस्तक है उसकी प्रशंसा करके बोलता था। मुझे भय लगता था कि इस पुस्तक की भी बात होगी तो लोग प्रशंसा करेंगे, जिसे शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है इसे मैं लोगों का आशीर्वाद मानता हूँ, और आज जो भी थोड़ा बहुत अगर खाली था वो भर गया। जिस महान यायावर की बात कर रहे थे अशोक जी, राहुल सांकृत्यायन की, मैं उनके गांव के पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। तो बचपन से ही उस महान यायावर का जो कक्षा 7-8 का विद्यार्थी था और घर से निकला, पूरी दुनिया को भ्रमण किया,
और सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, तो ये बीज कहीं न कहीं मन के भीतर पड़ा हुआ था। लेकिन हम सभी लोग सुविधा भोगी हैं, उस सुविधाओं में जीने की आदती हैं, रहते गए। लेकिन जब वो अवसर मिला तो मैंने सोचा कि नहीं, निकलना चाहिए, और अपने 10 विद्यार्थियों को लेकर के मैं निकला। मैं सचमुच आपसे बताऊं, बिल्कुल शपथ पूर्वक बताऊं कि इस पुस्तक को या इसके प्रकाशित होने के प्रति मेरी कोई भी रुचि नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि यह साहित्य है ही नहीं है। दिन भर साइकिल चलाना 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, और शाम को वो भी इसलिए कि जो मेरे साथ विद्यार्थी थे उनसे कहता था कि एक अच्छी आदत डालो। अध्यापक हमेशा कुछ उपदेश देता है, अच्छी आदत डालो, रोज जो है अपने जो कुछ भी देखते हो, लोगों से मिलते हो, सभी अपना अनुभव लिखो। लेकिन उनको बताने के पहले मुझे अपने लिखना था। तो एक डायरी में मैं प्रतिदिन जो भी शाम को आता था, जो भी देखा, जितने लोगों से मिला, इस धरती को देखा, उसको उसको लिखता जाता था। बात खत्म हो गई, यात्रा हो गई, 30 साल हो गए, कभी ये मन में नहीं आया। डॉक्टर केदारनाथ सिंह एक बार घर आए, उन्होंने पहली बार देखा उसको, कहा नहीं इसको प्रकाशित कराओ। फिर बाद में जैसा मैंने कहा कि प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने बिना उन डायरियों को देखे हुए एक बार 2 बार आप मिले और मुझे कहे कि नहीं, इसको छपना चाहिए, आप इसको प्रकाशित कराइए। फिर संयोग से ऐसे समय जब लॉकडाउन की स्थिति आई, मेरा भी भागना बंद हुआ, तो घर बैठे हुए मैंने उसको लिखा और उसकी भूमिका के लिए डॉक्टर साहब को भेजा। और जैसा आप सब लोग सुने हैं अभी, इस पुस्तक का जो कुछ भी सुंदर है, बाबा तुलसी का अगर एक पंक्ति उधार लूं, टाट पटोरे वाली, पूरी पुस्तक टाट है, उसमें रेशम तो वह सुभाषंसा के 2 शब्द हैं। लेकिन उसका एक खतरा भी है जो मुझे उठाना पड़ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई इस पुस्तक में तो प्रोफेसर अवधेश प्रधान की भूमिका पढ़ लो तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है वो। तो ये तो खतरा भी है, कितनी अच्छी भूमिका आप लिख देंगे कि आगे के लोग पढ़ेंगे। लेकिन सचमुच बहुत ही स्नेह के साथ प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी की ने वो भूमिका लिखी। मैं बहुत ही आभारी हूँ, और इतना सारा स्नेह, इतना सब कुछ आपका मिला। इसके बाद पहाड़ों का आकर्षण, 2-3 उसमें पहाड़ों की यात्राएं भी हैं। सांग पिंडारी ग्लेशियर, बिल्कुल वो तिब्बत का बॉर्डर, जहाँ मई जून के महीने में भी चारों तरफ बर्फ है, कैसे वहां तक पहुंचना। तो मैंने इस धरती को जैसा देखा, बड़ी कभी ये बात बहुत सही कही गई कि जिंदगी क्या है, इसे जानने के लिए किताब से बाहर आना पड़ेगा। मेरे पूरे जीवन के 70 पूरा करने जा रहा हूँ। इस पूरे जीवन का 60 दिन की साइकिल यात्रा का एक एक क्षण जीवन में नहीं भूलेगा। किताबें चाहे जितनी लिख लिया हूँ, पढ़ लिया हूँ, सब भूल गया है, लेकिन वह एक एक क्षण कभी नहीं भूल सकता है। इस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राम सुराज सिंह जी की अभिव्यक्ति थी। मैं चाहूँगा कि अध्यक्षी भाषण से, अध्यक्षी उद्बोधन से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय ओम धीरज जी हमें लाभान्वित करें। अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम क्रांतिकारी महिला, प्रथम शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे अपने बनारस के तो हैं ही, हमारे अपने गाजीपुर के भी डॉक्टर अवधेश प्रधान जी, जिन्हें मैंने अपने कार्यकाल में रायबरेली में भी सुना, इलाहाबाद में सुना, बनारस और गाजीपुर में तो सुनता ही हूँ। निश्चित है कि आपको सुनना इतना मोहक होता है कि उसके बाद कुछ कहने सुनने का मन नहीं बनता। ऐसे विद्वान मुख्य अतिथि के बाद बोलना निश्चित है मेरे लिए कष्ट, कहीं न कहीं मुश्किल साध्य है। और ऊपर से डॉक्टर रामसुधार सिंह जी, जिन्होंने कम से कम कई सैकड़े लोकार्पण किया होगा, कराया होगा, संचालन किया होगा, और आज तक लोकार्पित हो रहे हैं, यानी अपनी किताब के माध्यम से। ऐसे लोगों के बोलने के बाद अध्यक्ष निश्चित है कहीं न कहीं संकोच में पड़ जाता है। और हरि भैया, जिनको हम लोगों ने बचपन से सुना है और आज तक सुनते आ रहे हैं, पंडित हरिराम द्विवेदी जी,
अमिताभ भट्टाचार्य जी और आनंद की एक रास इधर है तो एक दूसरी रास इधर है, रामानंद पंडित रामानंद तिवारी जी, अशोक आनंद जी, हमारे हिमांशु उपाध्याय जी और तिब्बती संस्थान से माने उच्च शिक्षा संस्थान से आए हुए प्रोफेसर बाबूलाल त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामजी सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर भाई अनुराग जी, संजय श्रीवास्तव जी, MP सिंह साहब और प्रकाश उदय जी तो उठते बैठते रहते हैं, और तमाम अन्य मित्रों को मैं, मंजरी पांडे जी, सबको मैं उचित अभिवादन के साथ अपनी बात कहूँ कि सबसे पहले तो धरती तेरे कितने रूप, आप सबने बहुत कुछ कहा, समय सीमा में बंधे हुए जो भी कुछ आपने कहा, निश्चित है कि उस कहे से ज़्यादा आपको अभी इसमें पढ़ना होगा। और जैसा खतरा डॉक्टर रामसुधार सिंह महसूस कर रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है कि भूमिका पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब क्या पढ़ा जाए, सब कुछ तो जानकारी हो गई, लेकिन जब पीछे के पृष्ठ हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि अभी तक इतिहासों में पढ़ते रहे हैं कि यात्रा संस्मरण होता है, यात्रा विकाम होता है, ये तमाम चीजें, लेकिन यहाँ एक नया शब्द है यात्रा कथा। कहीं न कहीं यात्रा कथा कहने के पीछे भाई साहब का, डॉक्टर रामसुधार जी का कोई अन्य परिप्रेक्ष्य जरूर रहा होगा, और मुझे लगता है कि वह परिप्रेक्ष्य यही रहा है कि इसमें इन्होंने कथा रस को खूब जम करके ठोसा है, जिससे एक प्रवाह में आप इसको पढ़ने में समर्थ होते हैं। अन्यथा यात्रा वृत्तांत आप चाहे राहुल जी का पढ़ लीजिए, चाहे जिसका भी पढ़ लीजिए, अज्ञे जी का पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि आप पूरी किताब एक साथ पढ़ सकते हैं। 10 पन्ने 15 पन्ने के बाद आपको विराम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान का भंडार खोजने के चक्कर में ये नहीं कहता यात्रा विवरण या यात्रा कथा या यात्रा संस्मरण हमें कहीं न कहीं अन्य यात्रा करने के लिए, यानी पाठक को यात्रा का मन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही कारण है, चाहे आप वास्को डी गामा से, कोलंबस से शुरू करिए, चाहे आज के नए लोगों तक, सुधार जी तक आइए, यात्रा, इन यात्राओं से ही अग्रेतर यात्राएं शुरू हुई हैं। तमाम नई पीढ़ियां उससे लाभान्वित थीं। डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी भी सामने हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पुस्तक में मुझे तो दिखाई दिया कि एक कवि का सहृदय व्यक्तित्व भी दिखता है। अनुराग ने कहा भी, कविता को भी किया है, इसमें मैंने जो पाया है, मैं चूंकि थोड़ा बहुत कविता से रुचि है, तो मैंने महसूस किया कि इसमें जो कविताएं आई हैं वो केवल यात्रा लेखन के सिलसिले में ही आई हैं, लेकिन उसमें अपनी जमीन से जुड़े होने का, अपनी संस्कृति से जुड़े होने का, अपनी भारतीयता से जुड़े होने का पूरा प्रमाण डॉक्टर साहब देते हैं। मैं केवल एक जो है उनकी छोटी सी कविता का अंश मैं पढ़ूंगा, टोरंटो 2 है, और उसमें अंतिम लाइन ही पढ़ूं कि न पैसे गिनने हैं न मोल भाव करने हैं, बस एक कार्ड लगा देना है। न पैसे गिनने हैं न मोल भाव करने हैं। टोरंटो पहुंचे हैं, वहां मशीन की बात कर रहे हैं, सामान अपने आप थैले में गिर जाते हैं। यह सब यही टोरंटो में ही क्यों, भारत में भी मिलने लगा है, पर मेरा मन तो उस गंध को ढूंढ रहा है, पर मेरा मन तो उस गंध को ढूंढ रहा है जो आलू गोभी की सब्जी बनने के बाद और घी के गर्म होने पर पूरे मोहल्ले में भर जाता है। ये कविगण है, हिमांशु की साक्षी है कि रामसुधार जी को हम लोगों ने दूरदर्शन पर कविता पढ़ते हुए अपने साथ जबरदस्ती कविता वाचन कराया है, और जब कविता पढ़ते हैं तो वास्तव में लगता है कि क्या ये कौन सा रूप है। अभी तक आपने इनका वक्ता रूप देखा होगा। एक कविता और पूरा सा अध्यक्ष पद कर रहा हूँ कि बेटी ने 7 समुद्र पार एक सुंदर सा घर बना रखा है। अपने घोंसले में उसने पति और 3 बच्चों के साथ एक सुंदर दुनिया बसा ली। बच्चों को बड़ा करने में वह धरती की तरह सब कुछ सह रही है, अपने को कई हिस्से में बांट कर। साबुत की साबुत बची हुई है, अपने को कई हिस्से में बांट कर भी
साबुत की साबुत बची हुई है। इस समय वह एक से अनेक हो गई है, एको अहम बहुत श्याम, इसीलिए तो उसमें और सृजनकर्ता में कोई फर्क नहीं रह गया है। अब इसको क्या कहेंगे, यात्रा वृत्तांत कहेंगे, यात्रा संस्मरण कहेंगे, या कविता या डायरी क्या कहेंगे। मैं समझता हूँ कि मुकम्मल दस्तावेज है। इस एक किताब मात्र से ही डॉक्टर राम सुधार सिंह की प्रतिभा को कोई भी पा सकता है। यद्यपि ये प्रतिभा इतने कम में आंकने लायक भी नहीं है। मैं एक बार इनको पुनः आप सभी के शब्दों में शब्द मिला करके हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और दूसरी तीसरी चौथी किताबों के लिए भी हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ एकत्र हों। और अशोक आनंद को, इनके पूरे परिवार को, इस सोसाइटी परिवार को मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। इन्होंने वास्तव में फूलों की पंखुड़ियों के बीच हम सबका स्वागत करके, हम सबको उपस्थित करके, और जो मोहक अंदाज दिया है, हम इसके लिए खास करके इनके संचालन के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। धन्यवाद। Thank you.